स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो चैनल पर। साथियों, हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम यहाँ बात करेंगे, है ना। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होंगे जिसको आपने पिछली कक्षाओं में या पिछले सेशन में आपने उसको पढ़ा है। तो इसके लिए एक लिटमस टेस्ट होना भी जरूरी है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैसे सवाल आते हैं और जो सवाल होंगे वो कैसे होंगे। ये सभी तरह के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, उसका विश्लेषण होगा। और इसमें वैसे भी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और पीजीटी के एग्जाम्स में, यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके साथ ही आपका जो बेसिक टेस्ट है वह भी हो जाना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़िए क्योंकि हमारा समय हो चुका है। सदानंद, गुंजन, बीजेपी, इंडियन टूरिस्टर, मुकेश, हाय सर, हेलो, पुष्पा, निशांत, गुड इवनिंग सभी को भाई। और हम यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल, है ना। हमारा समय हो चुका है। गुड इवनिंग सभी को भाई। चलिए, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लगभग सारे लोग आ ही गए हैं, है ना। और लोग जल्दी नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए जल्दी से। तो हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा यूटिलिटी एनालिसिस का और कार्डिनल एनालिसिस पढ़ा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं सबसे पहले सवाल पर। ये देखिए, सबसे पहला सवाल हमारा अभी यहाँ पर जो है ये है। सवाल दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। सवाल आपको दिख रहा होगा। ये सवाल कौन सा है उसको ध्यान से देखिए और अगर समझ में आ रहा हो तो इसका आंसर भी बताइए कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। जो यूटिलिटी है जो आपने पढ़ा है उसकी विशेषता कौन सी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, ये कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक धारणा है, यानी कि साइकोलॉजिकल धारणा है, साइकोलॉजिकल है ना। व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है ना। और सापेक्षिक है, रिलेटिव है। देखिए, साइकोलॉजिकल क्या है, ये जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है ना। ये आपने जब समझ पढ़ा होगा। व्यक्ति परक का मतलब होता है कि व्यक्ति के अकॉर्डिंग उसकी जरूरत के अनुसार यूटिलिटी अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग हो जाती है। सापेक्षिक का मतलब है, रिलेटिव का मतलब है कि अगर स्थान बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए तो उसके लिए उसी वस्तु की यूटिलिटी बदल जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कीजिए, है ना। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर इसका डी होगा कि यूटिलिटी यहाँ पर जो है ये सारे हैं, सब्जेक्टिव है, साइकोलॉजिकल है, रिलेटिव भी है। ठीक है रोमन, हेलो, चलो भाई। नेक्स्ट देखिए, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। गणनावाचक को हिंदी में कहते हैं सॉरी इंग्लिश में कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, है ना। जो गणनावाचक दृष्टिकोण है किसका, उपयोगिता का, यूटिलिटी मापने का जो कार्डिनल अप्रोच है वो किसके द्वारा दिया गया। ए नंबर में है मार्शल, है ना। बी में है पीगू, सी में है हिक्स, है ना। और डी में है सैम्यूलसन। किसका है? हाँ, निशांत का आंसर है ए। और निशांत ए आंसर किया है, बहुत अच्छा। और बताइए जल्दी जल्दी, 10 सेकंड आपके पास है ना। ओनली फॉर 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकंड फॉर यू। गुंजन बीजेपी सी है, मार्शल है बिहार, सदानंद, चंदन है ए। देखिए, ये जो कार्डिनल अप्रोच है ना, गणनावाचक दृष्टिकोण जो है, जो कहता है यूटिलिटी को नंबर में हम माप सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये मार्शल का है ना। किसका है? मार्शल का।
हिंदी में इसको कहते हैं संख्यावाचक दृष्टिकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक दृष्टिकोण। और ये संख्यावाचक यानी कार्डिनल अप्रोच जो दिया गया है, ये किसका है? मार्शल का है। किसका है? मार्शल का। और जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है, ऑर्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच जो आया यूटिलिटी को मापने का, जो यूटिलिटी को मापने प्रेफरेंस देता है, जिसको हम लोग क्रमवाचक सिद्ध ये क्रमवाचक कहते हैं, या क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। ये हिग्स और एलन का है, हिग्स एंड एलन का। तो ये जो कार्डिनल है, गणना संख्यावाचक है, गणनावाचक है, मार्शल का है। और जो क्रमवाचक है, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्डिनल हिग्स और एलन का है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर ए। गुड, बहुत अच्छा। सही आंसर यहाँ क्या होगा? ए होगा। कौन होगा? तो इसका मार्शल का आंसर लॉक करो। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये देखो, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर्स बिहेवियर। उपभोक्ता व्यवहार का स्टडी किसमें किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। बी नंबर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सी नंबर है इनकम थ्योरी, इनकम थ्योरी। और डी नंबर नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। बताओ सही आंसर कौन सा है? जो कंज्यूमर बिहेवियर है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भी, वो किसमें है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। किसमें? जिसका ये आंसर है सभी का सही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मजा नहीं आया, अब मजा आएगा। देखो, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन का पहला नियम कौन सा है? कोई बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत। दीपेंद्र, पुष्पा, निशांत, सदानंद, चंदन, मुकेश, रोमन। बी आंसर सीमांत उपयोगिता का नियम। और कोई? 10 सेकंड तुम्हारे पास है। देखो, गोसेन का जो फर्स्ट लॉ है ना, इसको या 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप लोग आंसर बता रहे हैं। ठीक, सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता बेहतर। देखो, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन है, ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीजीटी के एग्जाम्स में, यूपी पीजीटी के, एमपी पीजीटी के एग्जाम्स में, सेट में कई बार पूछे जा चुके हैं ये सवाल कि गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है। तो गोसेन का जो प्रथम नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको कहते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या कहते हैं? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता नियम को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आखिर क्या कारण है कि इसको गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, जबकि इसके प्रतिपादक माने जाते हैं मार्शल को? दो बातें यहां पर ध्यान रखना। अगर मूल प्रतिपादक पूछा, मूल प्रतिपादक ओरिजिनल, तो इसमें होगा एच गोसेन, याद रखना, एच गोसेन। और सिर्फ प्रतिपादक पूछा गया या वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? वैज्ञानिक व्याख्या, तब नाम आएगा मार्शल का। ध्यान रखना, किसका? मार्शल का। तो सबसे पहले इस नियम को जो है दिया था एच गोसेन ने, इसीलिए इसको कहते हैं गोसेन का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। तो अब बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन किसको कहते हैं? सीमांत उपयोगिता
ह्रास नियम को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इसी को कहते हैं गोसेन का फर्स्ट लॉ। क्या कहते हैं? गोसेन का फर्स्ट लॉ, गोसेन का प्रथम नियम, गोसेन का प्रथम नियम किसको कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन कथन सही है? कथन क्या है उसको देखो। कहता है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, यानी एमयू, एमयू पॉजिटिव है, ये कह रहा है, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, यानी टीयू तब तक जो है बढ़ती है, ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, यानी एमयू 0 हो जाता है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तब क्या होता है? ये लिखा है कि टीयू जो है अधिकतम होगा, यानी मैक्सिमम होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जब माइनस में होगा, तब जो है कुल उपयोगिता जो है कहता है घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। बताओ इसमें से, और डी नंबर में है ऑल, बताओ सही आंसर इसका क्या है? देखो जब तक एमयू पॉजिटिव रहता है तो टीयू बढ़ता है, ये सही है ना। क्या होता है? टीयू बढ़ता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, ये सही है। उसके बाद है कि जब एमयू 0 होता है तब टीयू मैक्सिमम होता है, ये हमने पढ़ा था, याद है, तो ये भी सही है ना। उसके बाद है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, तब टोटल यूटिलिटी घटने लगता है, ये भी सही है। उस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा? कोई बताओ, यानी इसमें सभी सही है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान से देख लो। तुम्हारे पास किस सवाल का 10 सेकंड रहता है जवाब देने के लिए, 10 सेकंड में सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। अब देखो सीमांत उपयोगिता कैसे निकाला जाता है। सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे निकाला जाता है? एमयू को, एमयू का फॉर्मूला पूछ रहा है। यहां पर देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सारे ऑप्शंस को देखो और बताओ कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो है कौन सा फॉर्मूला सही है। 10 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी से इसको जो है इसका आंसर करो 10 सेकंड के अंदर, है ना। जल्दी से आंसर करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, कौन सा आंसर हुआ? किसका किसका आया? यासीन ए, रोमन ए, हाँ, गुंजन बी, और कोई? जल्दी कमेंट करो भाई, है ना, जल्दी कमेंट करो। बस ओनली 2-3 सेकंड बचे हैं तुम्हारे। चलो हो गया, अब हम बतावे आंसर। देखो चारों ऑप्शन तुमने देख लिया, चलो अब बताते हैं। देखो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? मार्जिनल शब्द का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल, यानी जब कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करता है, उपयोग करता है, तो एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितना मिलता है? एक फॉर्मूला होता है इसका, टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ उससे एक कम वाला। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, डेल्टा क्यू लिखा हमने, टोटल यूटिलिटी कितना एडिशनल आता है, यानी एडिशनल यूटिलिटी कितना मिलता है। तो अब इसमें से देखो कि किस ऑप्शन में ये फिट बैठ रहा है। बताओ किस ऑप्शन में ये फिट बैठ रहा है? कौन सा? डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा है? ए नंबर आंसर है। कौन सा? ए नंबर। टिक करो ए नंबर में, ए नंबर में टिक करो। गुड, रोमन, निशांत, चलो बढ़िया है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। बहुत बढ़िया। देखो कहता है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, टीयू अधिकतम होती है, मैक्सिमम, है ना। टीयू अधिकतम होती है कब? जब सीमांत उपयोगिता होती है, जब एमयू होता है। कितना एमयू होता है? एक बात बताओ, यहां पढ़ा याद है कि एमयू जब तक पॉजिटिव रहता है तो टीयू क्या होता है जी? याद करो, बढ़ता है। और एमयू जब 0 होता है तो टीयू क्या होता है? याद है, अधिकतम होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? घटने लगता है ना, घटने लगता है। तो बताओ इसमें सही आंसर कौन है? टीयू अधिकतम कब होगा? सी नंबर। गुड, वेरी गुड। गुंजन, मुकेश, यासीन, निशांत, रोमन, सबका आंसर सही है। माँ का लाडला 7 के बी क्या हो जी आंसर है? बाबू बी सी, ठीक, वेरी गुड। एमयू जब 0 होगा, है ना, तब टीयू क्या होगा? अधिकतम होगा। तब टीयू अधिकतम होगा। वेरी गुड, नाइस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम के मूल प्रतिपादक है। सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो ओरिजिनल फाउंडर है, प्रतिपादक है, वो कौन है? मार्शल, गोसेन, रिकार्डो, जेएस मिल। जी बताओ। इसका आंसर हमने बताया था कि इसका जो मूल प्रतिपादक है गोसेन है, एच एच गोसेन, है ना, एच गोसेन, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट, है ना। और मार्शल ने क्या किया था इसको? मार्शल का नाम इसे क्यों जोड़ा था? मार्शल ने इसका वैज्ञानिक ढंग से एक्सप्लेन किया था, है ना, वैज्ञानिक व्याख्या किया था। कौन किया था? मार्शल ने। इसलिए मार्शल का नाम भी इससे जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चले। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको देखो और बताओ। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया? कार्डिनल, है ना, कार्डिनल अप्रोच किसने दिया? नहीं बताएंगे, बताओ जल्दी बताओ। इसका आंसर जानते हो? मार्शल, हिक्स, एलन, पिगू, रिकार्डो। कौन सा होगा? गणनावाचक सिद्धांत कौन दिया था? मार्शल ने दिया था जी, इसको पढ़ा ना, ये आंसर ना होगा। ठीक है, कार्डिनल दिया मार्शल, कार्डिनल वाला कौन दिया कॉन्सेप्ट? मार्शल। और ऑर्डिनल वाला कौन दिया? हिक्स और हिक्स एंड एलन। ठीक है, गुड, निर्भय, वेरी गुड। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, देखो। चलो, उपयोगिता का क्रमवाचक विचार यानी ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया। ऑर्डिनल अप्रोच और कॉन्सेप्ट किसने दिया? चलो, मार्शल, पिगू, हिक्स, एलन। सही आंसर बताओ जल्दी से। सही आंसर क्या होगा? हिक्स और एलन। सही आंसर क्या होगा? हिक्स और एलन। नेक्स्ट पर चले, आसान सवाल था। अगला सवाल देखो क्या है। सम सीमांत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक लो। कौन था भाई? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ऐसे देखिए, यहां पर ऑप्शन है गोसेन, एडम स्मिथ, चैपमैन, हिक्स। मार्शल का नाम नहीं है यहां पर। तो बताओ कौन दिया था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलो बताओ, इसका दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन का पहला नियम है। आंसर क्या होगा? ए, वेरी गुड। किसका आंसर है? मुकेश, यासीन, सदानंद, निर्भय, रोमन। सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, जो यूजी वाला स्टूडेंट है ना, उसको बहुत काम देगा।
ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम थोड़ा समझाएंगे और समझना भी पड़ेगा आप लोग को। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो आंसर गलत करके आइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि यहाँ कीमत रेखा की जो ढाल है, स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है, क्या होता है? कीमत रेखा की ढाल क्या होता है, कोई बताओ? 4 ऑप्शन है। कीमत रेखा जानते हो ना जी? ये देखो, मैट्रिक में टेन थीटा पढ़ा था। इसको समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नहीं समझोगे तो हमेशा आंसर गलती करके लाओगे। यासीन का आंसर है ए और निशांत का भी ए। चलो, बजट रेखा कैसा होता है? ऐसे होता है ना जी। और यहां पर जो है मान लेते हैं ए और यहां पर मान लेते हैं बी। ठीक है, मान लिए। और यहाँ पर कितना y की मात्रा कितना, यहां से लेके यहां तक, ओ से ए से लेके ओ तक, यानी ओ ए कितना, पूरा मनी में, मनी इनकम में x की कीमत से, सॉरी माफ करना, y की कीमत से भाग दे देंगे, है ना? क्या करेंगे? y की कीमत से भाग देंगे। और यहाँ x कितना खरीदेंगे, तो यहां से लेके यहां तक पूरा मनी इनकम में x की कीमत से भाग दे देंगे। ठीक है, ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है ना, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये यहां पर जो है, ये देखिए, इसकी कीमत का अनुपात होता है, लेकिन ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, दोनों में कौन सा होगा? तो पी एक्स बटे पी वाई, ये तो होता है कीमत का अनुपात। ठीक है, कीमत का अनुपात तो होता है, लेकिन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसको समझने के लिए हम बताते हैं। 4 ऑप्शन है, जो आंसर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हम अच्छे से बताते हैं इसको, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है। थोड़ा ध्यान से देखना, है ना? क्या करना है? थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो, स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन की ढाल, है ना? बजट लाइन कितना होगा स्लोप भाई? ये ढाल का रहा, ये स्लोप कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, ये थीटा है ना? थीटा जी, दो तरीका है, दोनों तरीका हम बता देते हैं, इसको नोट कर लो साथे साथे कॉपी पर। थीटा है, तो ये ढाल, ये हाइपोटेन्स है ना, जिसको कर्ण का तो टेन थीटा पड़ा है ना, कि अगर हम टेन थीटा निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा? ये एच एन है, तो ये परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे, ये बेस से करेंगे, ओ ए बटे ओ बी करेंगे ना। अच्छा, ये देखो, ये थीटा का मान तो पते नहीं है, तो क्या लिखे है उसको? तो तीनों का जोड़ 180 में थीटा घटा दें, तो ये हम अगर लिखे इसको, तो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा? माइनस टेन थीटा। क्या होगा? माइनस टेन। ये मालूम है, ये नहीं है, तो माइनस टेन थीटा, यानी ओ ए बटे ओ बी। ओ ए कितना है? एम बटे पी एक्स, तो एम एम बटा पी एक्स, माइ सॉरी वाई है ना, पी वाई, और नीचे है एम बटा पी एक्स। ये कितना हो जाएगा? एम बटा पी वाई माइनस में गुना पी एक्स बटा एम, तो ये कितना हो गया? माइनस पी एक्स बटे पी वाई। तो इसका स्लोप कितना हुआ? माइनस में ना, माइनस पी एक्स बटा पी वाई। कीमत रेखा की ढाल हुई, लेकिन नेगेटिव में। या दूसरा तरीका ये भी है आसानी से याद रखने के लिए, ये स्लोप जो है नेगेटिव दिख ही रहा है, और इसका स्लोप होता है पी एक्स बटे पी वाई, चूंकि नेगेटिव साइन लगा दिए। अगर याद रखना है तो ऐसे, मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो ऐसे। इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, दूसरा तरीका भी हम बताते हैं कैसे बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? आंसर ये है, दूसरा तरीका बताओ? चलो, स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा तरीका बताते हैं, बजट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर बजट इक्वेशन याद है? बजट इक्वेशन किसको याद है? एम इजकल कितना होता है जी? एम इजकल टू एक्स की कीमत गुना एक्स की मात्रा प्लस वाई की कीमत गुना वाई की मात्रा, ये ना? ये स्लोप नहीं निकालना है ना? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे मालूम है? हाँ, क्या करेंगे? देखो,
इस स्लोप को निकालने के लिए ऐसा करो कि y इंटू वाई, ये हो गया m माइनस पी एक्स गुना x। देखो तो y कितना हो जाएगा, दोनों में हम पी वाई से भाग दे देंगे, तब निकालो डी वाई ऑफ डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, इसका कितना होगा, ये 1 माइनस पी एक्स बटे पी वाई, सॉरी 0 माइनस पी एक्स बटे पी वाई, यहां से भी फर्स्ट डेरिवेटिव भी इसका हो जाएगा इतना, इसलिए इसका स्लोप जो होगा बजट लाइन का वो होगा माइनस पी एक्स बटा पी वाई। ठीक है, माइनस पी एक्स बटे पी वाई। चलो नेक्स्ट सवाल, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कहा जाता है, गोसेन का द्वितीय नियम, गोसेन का प्रथम नियम, मांग का नियम, लागत वृद्धि का नियम, क्या कहा जाता है। देखो इसको समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है गोसेन का द्वितीय नियम। क्या कहा जाता है, गोसेन का द्वितीय नियम, है ना। समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन, सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन, गोसेन का दूसरा नियम, है ना। कौन प्रतिपादक था, गोसेन था। चलो नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहा जाता है। पहली वस्तु यूटिलिटी मिला U1, दूसरी से U2, तीसरी से U3, चौथी से U4 प्लस डॉट 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 डॉट, और सभी को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको बताना, सीमांत उपयोगिता MU, कुल उपयोगिता TU, औसत उपयोगिता AU, और एडिशनल उपयोगिता। बताओ जल्दी से सही आंसर क्या होगा, एडिशनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं, सभी इकाइयों से मिलने वाली यूटिलिटी को जोड़ दो तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी। क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। सही आंसर इसका बी नंबर, क्या होगा, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब यहां पर देखो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां होगा, बी बी बी, निर्भय, सदानंद, यासीन, सबका आंसर ठीक है। देखिए उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगा, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से अधिक होगा, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम होगा, नन ऑफ दीज। सही आंसर बताओ इसमें क्या होगा, सही आंसर बताओ। मार्शल ने क्या कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर इसकी कीमत के बराबर है तो वहां पर कंज्यूमर क्या हो जाएगा, मार्शल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। तो आंसर कौन होगा इसमें, सीमांत उपयोगिता उसका कीमत के बराबर अगर हो गया तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो, उदासीनता वक्र होता है, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर अवनतोदर दोनों कोई नहीं, उन्नतोदर इसको कहते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, है ना। और अवनतोदर है कॉनकेव, कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है, और ये बोथ और नन ऑफ दीज। बताओ सही आंसर क्या होगा, गुंजन, सदानंद, फहरीन, निशांत, सदानंद, सबका ए आंसर है, गुड, वेरी गुड। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कैसा होता है, कोई बताओ, यहाँ x वस्तु और यहाँ y वस्तु, कैसा होता है ये, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, चंदा मामा की तरह होता है ना। एक के को यही है जो सबका मामा है, चंदा मामा, ये ऐसे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसी का ओरिजिन यहाँ पर है, इसी के कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होना तो ऐसे होता है। नेक्स्ट सवाल देखो 17 नंबर,
क्या है? उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, 10 सेकंड में। माइक्रो माइक्रो प्राइस थ्योरी, ऑल ऑफ द अबव। ये मालूम है कि माइक्रो में स्टडी किया जाता है इंडिविजुअल यूनिट का। माइक्रो माइक्रो यूनिट माइक्रो यूनिट स्टडी किस में होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, या कहिए इंडिविजुअल यूनिट, है ना। इंडिविजुअल यूनिट किस में किया जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो में किसका एंटिटी कहता है? एग्रीगेट, है ना। एग्रीगेट या टोटली, समष्टि रूप में। सही आंसर क्या होगा इसका? ए, गुड। ये देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेट के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था। और इस सवाल को देखो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एक आता है कि यदि दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तो उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होगी? दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो, दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो, यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? कोई बताओ, कोई बताओ। मुकेश जी पिछले क्लास में थे आप, बताइए कैसा होगा? निर्भय, चंदन बताओ भाई, जल्दी बताओ। लाल, अरे यार लाल नहीं होगा, एल होगा। हाँ ठीक है, एल नहीं, ध्यान रखना पूर्ण स्थानापन्न है। देखो बताते हैं पूर्ण स्थानापन्न। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो एम आर एस क्या होता है? एम आर एस एक्स पर वाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स के मामले में एक्स वाई क्या होता है? डिमिनिशिंग होता है ना, घटता हुआ होता है। कब? ध्यान रखना, नोट करो इसको जो लिखा रहे हैं, पर सब्स्टिट्यूट के मामले में। और ये एजम्पशन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का। किसका एजम्पशन है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का, ध्यान रखना। और जब एमआरएस डिमिनिशिंग होता है तो इंडिफरेंस कर्व जो ऐसे टाइप का होता है ना। इंडिफरेंस कर्व ये, इसको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। दूसरा, ये सब्स्टिट्यूट है, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हुआ, पूर्ण स्थानापन्न, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पूर्ण स्थानापन्न हुआ, इसको कहते हैं पूर्ण स्थानापन्न। अगर पूर्ण स्थानापन्न हुआ तो एमआरएस जो होता है ना, एम आर एस एक्स फॉर वाई, ये कांस्टेंट हो जाता है ना, कांस्टेंट स्थिर हो जाएगा एक के बराबर। और उस केस में जो है इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो कैसा होगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर होगा। कब? जब पूर्ण स्थानापन्न रहेगा तब ऐसे होगा, सिर्फ स्थानापन्न है तो कॉन्वेक्स होगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री रहा तो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रहा तो तब जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में ये जो होता है स्थानापन्न होता नहीं है, तो ये एल साइप का होता है ऐसे। किस मामले में? ये कौन? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वस्तु के मामले में। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी उल्टा पुल्टा करके नेट में पूछ देता है। या फिर मान लो सीयूसीटी भी दोगे ना, एंट्रेंस एग्जाम भी दोगे ना, तो पूछ देगा। तो एमआरएस एक्स पर वाई डिमिनिशिंग कब होता है? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, और उस केस में इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ऐसे। और अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो एमआरएस कांस्टेंट हो जाएगा, और वहां पर जो इंडिफरेंस कर्व होगा ऐसे नेगेटिव स्लोप का होगा, ये देखो ऐसे। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तुएं है, तो इंडिफरेंस कर्व उस दशा में एल साइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल साइज हो जाएगा। समझ में आया? तो आप बताओ, दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के मामले में इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? पिछले क्लास में भी पढ़ा है, जल्दी आंसर करो इसका, कैसा होगा? वहां देखो और बताओ। किस आकार का? ऋणात्मक ढाल वाली होगी, ये ऐसे, है ना, सॉरी, ये इस स्ट्रेट लाइन वाला होगा। पूर्ण स्थानापन्न, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। देखो ऋणात्मक ढाल तो इसका भी है,
लेकिन ये ऐसे सीधा होगा, सीधा ऋणात्मक ढाल, इसको जोड़ दो, सीधा ऋणात्मक ढाल वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखो, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है। देखो mu जब 0 होगा तो tu कितना होगा जी, याद है ना अभी, क्या होता है, अधिकतम होता है। तो बताओ इसमें आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताओ, ये आंसर होगा, देखो और बताओ, ये आंसर होगा ना जी। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब देखो, उपभोक्ता की बचत, यानी इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर, है ना, सरप्लस का प्रतिपादक कौन है, मार्शल, निकोलसन, रॉबिन्स, कैनन पिगू। तो यहां पर आंसर होगा इसका मार्शल, है ना। अगर ड्यूपिट रहता, ड्यूपिट का नाम आता, नहीं तो कंज्यूमर सरप्लस जो है, कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट होगा मार्शल का, पहली बार ड्यूपिट। ठीक है, नेक्स्ट चले, निर्भय, चंदन, लाडला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलो, ऊंचा तटस्थता वक्र क्या बताता है। देखो हायर इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, संतुष्टि का समान स्तर, संतुष्टि का ऊंचा स्तर, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। चलो देखो बताओ इसको, एक ऊंचा आईसी क्या बताएगा, यहाँ एक्स वस्तु, यहाँ वाई वस्तु, कई डिफरेंस कर्व होते हैं, अगर मान लो मैप है तो कई हो सकता है, IC1, IC2, IC3, IC4, है ना। तो बताओ ये जो आईसी कर्व है, कहता है कि ऊंचा आईसी वक्र तटस्थता वक्र क्या बताएगा। देखो इंडिफरेंस को जो है ना उदासीनता वक्र भी कहते हैं, उदासीनता वक्र, है ना, तटस्थता वक्र, समान संतुष्टि वक्र, ये भी इसको कहते हैं। समान संतुष्टि वक्र, ये सारा नाम इसका है। ठीक है, तो जो उदासीनता वक्र ऊपर होगा, यानी कहने का मतलब यहां पर कि जो ऊपर में कौन है, IC4 है, तो वो क्या बताएगा, याद है, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है। ये हमने कहां पढ़ा था, याद है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में, उदासीनता वक्र की जो विषय है उसके प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था। नहीं अगर छूट गया है तो फिर यह वीडियो निकाल के देख रहे लाइव क्लास वाला, कि उसमें हमने क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो जो उदासीनता वक्र सबसे ऊपर होगा वो सबसे अधिक सेटिस्फेक्शन को बताएगा। जैसे यहाँ देखो आईसी क्या है, सबसे ऊपर में है, तो ये सबसे अधिक संतुष्टि को बताएगा, और IC1 सबसे नीचे में है, तो ये सबसे कम संतुष्टि को बताएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, क्या होगा, बी आंसर होगा, क्या होगा, बी आंसर होगा। चले आगे, चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल को पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां तटस्थता वक्र आय रेखा को स्पर्श करता है, बजट रेखा को स्पर्श करता है, कीमत रेखा को स्पर्श करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, है ना। एक्स एक्सिस पर क्या रखते हैं हम, एक्स वस्तु को, वाई एक्सिस पर वाई वस्तु को। ठीक है, और ये मान लो कि ये क्या है, बजट लाइन AB, बजट लाइन या प्राइस लाइन इसी का नाम है। ये देखो
IC, IC1, IC2, IC3। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट को नाम देते हैं E, x इतना, y की मात्रा इतनी, ठीक है, x y। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, यहाँ पर क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y इसके कीमत अनुपात के बराबर है। यानी इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है MRS और ये बजट लाइन का स्लोप है PX बटे PY, ये दोनों एक दूसरे को टच करता है। तो ये जो बजट रेखा है ना, बजट लाइन, उसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, प्राइस लाइन, ठीक है, बजट रेखा या कीमत रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, बजट रेखा या कीमत रेखा कहते हैं, बजट रेखा नहीं तो कीमत रेखा। बताओ उस हिसाब से सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा आंसर होगा, बजट रेखा का स्पर्श करता है, कीमत रेखा, एक ही बात ना है जी, दोनों ऑप्शन मार सकते हो, दोनों ही ऑप्शन ना, एक ही का नाम है बजट रेखा या कीमत रेखा, ठीक है, प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, ये है ना, क्यों नहीं काट सकते, इसका प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, याद करो, प्रॉपर्टीज क्या था, एक दूसरे को नहीं काट सकते, तो क्यों नहीं काट सकते, ये मान लो एक इंडिफरेंस कर्व है IC1, एक मान लो ये इंडिफरेंस कर्व है IC2। इस पॉइंट पर देखो, दोनों क्या है, IC1 IC2 क्या कर रहा है, सेम सेटिस्फेक्शन है, IC1 और IC2। लेकिन इसके लेफ्ट साइड आओ, ये देखो, IC1 नीचे हो गया, IC2 ऊपर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये IC1 ऊपर, IC2 नीचे, तो IC1 ज्यादा सेटिस्फेक्शन बता रहा है, यहाँ दोनों, यहाँ IC1 नीचे हो जा रहा है, ये IC1 कम सेटिस्फेक्शन बता रहा है। कभी कम कभी ज्यादा ऐसा होगा, इसीलिए कहता है कि जो है, हाँ, कभी नहीं काटते, क्यों नहीं काटते, एक दूसरे के समांतर होते हैं, ऋणात्मक स्तर को बताता है, ऊंचा स्तर को बताता है, उपरोक्त में से दोनों तीनों क्या सही होगा, क्यों नहीं काटता है, नेगेटिव स्तर को बताता है ना, कभी ज्यादा कभी कम, क्या करता है, कभी ज्यादा कभी कम बताता है। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल है इनकम इफेक्ट। याद है कल हमने वीडियो भेजा था आपको, उसमें था इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट, याद करो, कल वाला नहीं देखा था। कहता है किसको स्थिर माना गया है, इनकम इफेक्ट क्या होता है जी, क्या होता है इनकम इफेक्ट, कोई बताओ। देखो, एक्स वस्तु, वाई एक्सिस पर वाई वस्तु, मान लो एक बजट लाइन है PL, जिस पर मुद्रा की मात्रा 50 को दिखाता है, ठीक है, और अगर इसका इनकम 50 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, बजट लाइन क्या होगा, पैरेलल में ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा। जैसे मान लो ये 100 हो जाए इनकम इसका, मौद्रिक आय, तो ऊपर चला गया, और अगर कम हो गया, है ना, मान लो 40 हो गया, तो बजट लाइन क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट करेगा, आय बढ़ेगा तो ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। तो इसके लिए किसको स्थिर माना, तो यहाँ इनकम स्थिर नहीं है, मौद्रिक आय हो या वास्तविक आय, ये स्थिर नहीं है, बल्कि वहां पर एजम्पशन जो माना है, मान्यता है कि उसकी कीमत को स्थिर रखता है, PX और PY को स्थिर मानकर ये आय प्रभाव को निकाला जाता है ना। चलो C नंबर ऑप्शन, गुड, चंदन C आंसर है, ठीक है, और कोई आंसर करने में देरी करते हो, जल्दी जल्दी से आंसर करो, क्योंकि सवाल जब सामने आता आंसर कर देना चाहिए। चलो इस सवाल को देखो और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आंसर क्या होगा, है ना, चलो बताओ जल्दी से।
क्या है? उदासीनता वक्र किन मान्यताओं पर आधारित है? ध्यान देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई नेट के एग्जाम में पूछा है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, वीक ऑर्डरिंग, कई बार सवाल पूछा है। इससे रिलेटेड दूसरे सवालों को भी हम देखेंगे यहाँ पर, है ना? दूसरे सवाल को भी देखेंगे। कहा था उदासीनता वक्र किस मान्यताओं पर आधारित है? पहला है कमजोर ऑर्डरिंग, वीक ऑर्डरिंग, है ना? वीक ऑर्डरिंग। दूसरा है मजबूत क्रम, यानी इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, है ना? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। तीसरा है इरेशनल कंज्यूमर, है ना? इरेशनल नहीं है, इरेशनल है ना? इरेशनल कंज्यूमर मतलब विवेकहीन उपभोक्ता और बढ़ती प्रतिस्थापन की दर, है ना? MRSXY जो है ये कह रहा इंक्रीजिंग है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन एजम्पशन है इंडिफरेंस कर्व का? जल्दी बताओ कौन सा है? देखो, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग इसका एजम्पशन नहीं है, रेशनल कंज्यूमर एजम्पशन है, यहाँ रेशनल लिखा है, घटती एमआरएस होता है इसका, यहाँ इंक्रीजिंग लिखा है, तो तीनों गलत। सी ऑप्शन है कमजोर ऑर्डरिंग। देखो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है ना, आईसी एनालिसिस, ये वीक ऑर्डरिंग पर है, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर क्या होगा? सैमुअल्सन का है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। क्या है? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, हिंदी में इसको कहते हैं प्रकट अधिमान का सिद्धांत। प्रकट अधिमान का सिद्धांत, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रकट अधिमान का सिद्धांत है ये किस जो मान्यता है वो किस पर है? वीक ऑर्डरिंग पर या स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर? तो रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर, और इंडिफरेंस का एनालिसिस है वीक ऑर्डरिंग पर। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, अभी देखो जस्ट आ गया, फिर उसी के बाद लगले आ गया कि प्रकट अधिमान का सिद्धांत आधारित है, इसको कहते हैं रिवील्ड रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किस पर आधारित है? देखो ये है कमजोर क्रम यानी कि वीक ऑर्डरिंग है, वीक ऑर्डरिंग पर। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग मजबूत क्रम, है ना? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, ये घटती प्रतिस्थापन की दर यानी कि डिमिनिशिंग, है ना? MRXX4Y डिमिनिशिंग है, और यहां पर ऑल है। बताओ क्या आंसर होगा? देखो ये जो रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है ना, ये वीक ऑर्डरिंग पर आधारित है, इसका जम्पशन है वीक ऑर्डरिंग। क्या आंसर होगा? वी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तुम लोग ध्यान नहीं देते ऐसे क्वेश्चन पर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ भी हो ये सवाल पूछ ही देगा तुमको, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग और वीक ऑर्डरिंग। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 27 नंबर सवाल है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के विनिमय अनुपात को किससे दर्शाया जाता है? दो वस्तुओं के विनिमय अनुपात को किससे दर्शाया जाता है? ये क्या है, किसका है? बजट लाइन का स्लोप है। सही आंसर बताओ, ये ए नंबर। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? गोसेन का प्रथम नियम क्या है? चलो बताओ इसको आंसर जल्दी से, गोसेन का प्रथम नियम क्या है? चलो आंसर बताओ इसका, क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। गोसेन का प्रथम नियम बी, चंदन ए, हाँ, गुंजन ए, निशांत ए, कौन सा है जी? रासमान हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम। बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, है ना? नेक्स्ट सवाल है
पूरक वस्तुओं के मामले में उदासीनता वक्र कैसा होता है? पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में, पूरक वस्तु के मामले में उदासीनता वक्र कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दाहिना पैर का जूता और बायां पैर का जूता, कॉम्प्लीमेंट्री। बताओ इसके मामले में डिफरेंस कर्व कैसा होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, कोई बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अभी भी पढ़ाए हैं, जल्दी बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये एल शेप का होता है, एल शेप का। कैसा होता है? एल शेप का। सही आंसर क्या होगा? ए। सही आंसर ए। एल शेप का होगा, एल आकार का होगा, एल टाइप का। चलो, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पर भी चलते हैं। क्या है? उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा उदासीनता वक्र को क्या करता है? क्या करता है? काटता है, स्पर्श करता है, क्या करता है? उपभोक्ता संतुलन कहाँ होगा? जल्दी बताओ। ये देखो बजट लाइन है, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी डी एफ पी एल। तो ये कंज्यूमर है, ऑर्डिनर कॉन्सेप्ट में कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा? ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, तो यहाँ ना होगा। यहाँ पर क्या करता है? ई पॉइंट पर क्या करता है? ये बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करता है। क्या करता है? स्पर्श करता है, टच करता है। आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा। ठीक है, चलो आंसर हो गया जी, ए आंसर। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये हमारा आज का सवाल था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, और ये हमने चुन के निकाला था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और उसके विजिटर में क्या है, वहां से हमने उठा उठा के इसको रखा था। वो सारे सवाल हैं। आज का सवाल कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो है 4 ईयर सेमेस्टर के, लगे रहिए हमारे साथ 6 महीना। ग्रेजुएशन में जितना 4 साल में पढ़िएगा ना, हम 6 महीना में यहाँ पढ़ा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। आपको पीजी में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां भी यही पढ़िएगा, है ना। और नहीं तो आपको जितना जरूरत है उतना पढ़ लीजिए। वीडियो भी तो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, है ना। तो यूजी पीजी जिसके भी स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट हैं, तो हमारा सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसको देखेंगे और उसको फिर बताएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे आपको हम, है ना। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, है ना। तो लगता है कोई सवाल आपका नहीं है। अच्छा, गुंजन लिखा है ललन टॉप सर, निशान लिखा है थैंक यू सर, वेरी वेरी नाइस सर। चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। डॉक्टर यासीन, बहुत अच्छा, गुड। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग फिर 8:30 बजे नेक्स्ट सेशन में, है ना। हमारा डेली लाइव क्लास चलता रहेगा। जून 2025 के लिए तैयारी कीजिए, 24 में निकल जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से आप क्वालिफाई कर जाइए। थैंक यू।